नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा लगने वाला कदम एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि पक्के इरादों में होती है। जरा सोचिए 1930 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ ना, तो ब्रिटिश हुकूमत इसका कुछ इसी तरह मजाक उड़ा रही थी। उन्हें लगा, अच्छा उबलते पानी की एक केतली, इससे हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पर शायद यही सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? ऐसा क्या हो रहा था उस दौर के भारत में? वो कौन सी चिंगारियां थीं जो एक बड़ी आग में बदलने के लिए बस तैयार बैठी थीं? चलिए थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं। देखिए, 1920 का दशक जैसे ही खत्म होने को आया ना, भारत में बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक तरफ साइमन कमीशन का गुस्सा था, दूसरी तरफ ग्रेट डिप्रेशन की मार। हवा में ना एक बड़े तूफान की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। और इस बढ़ते हुए गुस्से की नब्ज को बिल्कुल सही पकड़ा महात्मा गांधी ने। उन्हें ये समझ आ गया था कि अब लोग बातों से या छोटे-मोटे सुधारों से बहलने वाले नहीं हैं। देश अब एक, आप कह सकते हैं, एक सीधी और निर्णायक राजनीतिक लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार था। और यहीं पे गांधी जी का स्ट्रेटेजिक जीनियस दिखता है। उन्होंने वाइसरॉय के सामने 11 मांगे रखीं, पर ये कोई ऐसी वैसी मांगे नहीं थी। इन्हें इतनी स्मार्टली चुना गया था कि आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो या किसान, सबको लगा कि हाँ, ये हमारी ही बात हो रही है। एक झटके में पूरा समाज एक साथ आ गया। लेकिन इतनी सारी मांगों के बीच एक चीज को इस पूरे आंदोलन का चेहरा बनाया गया, और वो थी नमक। अब आप सोचेंगे, नमक? इतनी सिंपल सी चीज? भला नमक से इतने बड़े अंपायर को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि यही तो मास्टर स्ट्रोक था। नमक सिर्फ एक मसाला थोड़ी था, वो एक जबरदस्त सिंबल था। सोचिए ना, अमीर हो या गरीब, नमक तो सबके थाली में होता है, और उस पर टैक्स लगाना मतलब सीधे सीधे सरकार के अन्याय का सबूत था। इसको आंदोलन का सेंटर पॉइंट बनाना क्या कमाल की स्ट्रैटेजी थी। और जब ब्रिटिश ने मांगे ठुकरा दी, तो गांधी जी ने साफ कह दिया, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिले। बस इसके बाद बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब एक ही रास्ता था, आंदोलन। और पीछे मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। और फिर शुरू हुई वो यात्रा जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया, दांडी मार्च। 385 किलोमीटर। सोचिए जरा, 25 दिनों तक लगातार पैदल चलना। ये सिर्फ एक मार्च नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल था, एक संदेश था कि अब जाग जाओ। और फिर 6 अप्रैल 1930 को वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। गांधी जी ने समंदर के किनारे झुककर बस एक मुट्ठी नमक उठाया, और इसके साथ ही ब्रिटिश कानून टूट गया। ना कोई हथियार, ना कोई हिंसा, बस एक शांत लेकिन इतना पावरफुल एक्ट ऑफ डिफायंस। और बस उस एक मुट्ठी नमक ने जैसे पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी। एक ऐसी चिंगारी जो देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ दांडी में हो रहा था। नहीं, नॉर्थ वेस्ट में खान अब्दुल गफ्फार खान के लाल कुर्ती आगे आए, तो साउथ में सी राजगोपालाचारी ने मार्च निकाल दी। महिलाएं, स्टूडेंट्स, किसान, हर कोई इसमें शामिल हो गया, और इसे एक देशव्यापी विद्रोह बना दिया। तो दांडी मार्च सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत शक्तिशाली विचार था। चलिए अब उस विचार को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। ये सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस आखिर है क्या चीज? सिविल डिसोबीडियंस का मतलब सिर्फ कानून तोड़ना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी ऐसे कानून को जो आपको गलत लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है, उसको खुलेआम, शांति से और सबसे जरूरी अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मानने से इनकार कर देना। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया कोई नया नहीं है। प्राचीन ग्रीस से लेकर 19वीं सदी के अमेरिका तक ये कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है कि अपनी अंतरात्मा को कानून से ऊपर रखो। गांधी जी का कमाल ये था कि उन्होंने इस आइडिया को एक इतने बड़े मास स्केल पर लागू करके दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, यहां एक जरूरी फर्क समझना होगा सविनय अवज्ञा और क्रांति में। देखिए, क्रांति का मतलब है पूरे सिस्टम को ही जड़ से उखाड़ फेंकना, लेकिन सविनय अवज्ञा कहता है नहीं, हम सिस्टम नहीं बदल रहे, हम सिस्टम के अंदर जो एक गलत कानून है उसे चैलेंज कर रहे हैं ताकि सिस्टम और बेहतर बन सके। और इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है जब आप किसी कानून को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो आपकी नैतिक मान्यताओं के खिलाफ है।
दूसरा, जब आप कोई कानून इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि वो आपसे आपका कोई अधिकार छीन रहा है। और तीसरा, जब आप किसी ऐसी नीति का विरोध कर रहे हैं जो सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो चलिए अब इस कहानी को भारत से बाहर लेके चलते हैं और देखते हैं कि इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे और कहां-कहां पड़ा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ये बात इस फिलॉसफी को बहुत खूबसूरती से समझाती है। सोचिए, जब कोई गलत कानून तोड़कर खुशी खुशी सजा कबूल कर लेता है तो वो कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि वो ये दिखा रहा होता है कि वो कानून की इज्जत करता है, बस उसके एक अन्यायपूर्ण हिस्से के खिलाफ है। इससे आंदोलन को एक मॉरल हाई ग्राउंड मिलता है ना? और दांडी मार्च की ये गूंज सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रही, इसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। साउथ अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन हो या अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट, इसने दुनिया भर के अहिंसक आंदोलनों को एक नया रास्ता, एक नई हिम्मत दी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? एक सिंपल सा काम, एक छोटा सा कदम, लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर। यह हमें यही सिखाता है कि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटे से लेकिन मजबूत इरादे से होती है। और आखिर में ये कहानी हमें उसे एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जो 1930 में भी उतना ही जरूरी था जितना आज है, कि जब कानून और आपकी अंतरात्मा, आपकी कॉन्शियंस आमने सामने हो तो किसका रास्ता चुना जाए? वो लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?